जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। आशीष, संदीप, विनोद, लक्ष्मी, युवराज, सविता, जितेंद्र, कपिल, रजत, सोनू, गोरख, ऋषि, संदीप, सचिन, अभय, प्रिया, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा आपका इसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। हम लोग कौन से काल को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे? हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल को। दिल्ली पर 5 वंश हुए गुलाम। गुलाम के बाद में खिलजी वंश आया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश को। खिलजी वंश जरा आप मुझे बताएंगे। आप सारे बच्चे जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला वंश कौन सा है? वो खिलजी वंश है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बोलें, खिलजी वंश कितने साल शासन किया था? तो आप कहेंगे कुल भैया जी 30 साल। और 30 साल थे आपके जब गुलाम वंश का खात्मा हो गया 1290 में। और उसके बाद में फिर 1320 तक कौन सा वंश रहा? हमारा खिलजी वंश रहा। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे भैया। तो खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं, खिलजी वंश कब से कब तक रहा है आपका? 1290 से 1320। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। सबसे कम समय 30 ईयर्स का शासनकाल है। जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी भैया कहां से आ गए? आप लोग मुझे बताएंगे कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? आपका जवाब आएगा भैया, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था आपका कौन? तो सारे प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए कि भैया वो था आपका, क्या बोलेंगे, कैमुर्स। ठीक है, कैमुर्स से भी पहले कौन था आपका? कैमुर्स से भी पहले कौन था आपका? सॉरी, कैमुर्स को बाद में लिखते हैं। तो कैमुर से भी पहले कौन था आपका? पहले था केकुबाद। और केकुबाबाद के बाद में जो सबसे अंतिम था वो था कैमुर्स। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो इस केकुबाद के समय पर जलालुद्दीन खिलजी, जो आपका प्यारे बच्चे एक पद होता था आरिज ए ममालिक, यानी सैन्य विभाग में एक सैनिक से भर्ती होकर के, प्रमोट होकर के ये केकुबाद के समय पर आ गया। ठीक है, और यज्ञवाद ने इसको संरक्षण दिया। तो कहने की बात है जलालुद्दीन खिलजी एक सेनापति के रूप में, किसके रूप में? एक सेनापति के रूप में कब से मौजूद था? ये गुलाम वंश से ही मौजूद था। आपको याद हो 1279 में मैंने आपको बताया था कि मंगोल आक्रमण हुआ। किसके समय हुआ था? आप कहेंगे भैया आपने बताया 1279 और 1285 में जो मंगोलों ने आक्रमण किया था ये बलबन के समय किया था, जिस समय आपका बंगाल में विद्रोह भी किया था तुगरिल खान ने। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर याद रख लेना, ये जो मंगोलों को विफल किया था ये भी विफल किया था आपका जलालुद्दीन खिलजी ने। यानी जलालुद्दीन खिलजी बलबन के टाइम पर भी था। हाँ जी। तो ये गुलाम वंश में एक बहुत एक्टिव मेंबर था। और जब इसको लगा अब गुलाम वंश के शासक जो हैं इनके अंदर ताकत नहीं बची है, यानी कैकुबाद और कैमुर्स कैसे कमजोर शासक हो गए, तो सत्ता किसने अपने हाथों में ले ली? सत्ता अपने हाथों में ले ली जलालुद्दीन खिलजी ने। देवा खड़े मेरे दोस्त ठीक है, बोलो, जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इतनी बात समझ गए? तो दिक्कत इस बात में? अच्छा, ध्यान पे देखेंगे प्यारे बच्चे। जलालुद्दीन खिलजी की जो उपाधि है वो थी शाइस्ता खां। किस उपाधि से जानता है इसको? और एक किसको कहते थे? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, ये भी इसी की एक उपाधि रही है। दरअसल में ये एक पद था। और ये दोनों ही जो इसके पद हैं ये इसको उपाधि किसने दी? कैकुबाद ने। कैकुबाद याद है आपको कौन है? गुलाम वंश का सेकंड लास्ट शासक था। सेकंड लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। 70 ईयर्स में गद्दी पर बैठा, 70 साल की उम्र में। कुछ लोग रोते रहते हैं ना कि भैया एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाया, अंतिम उम्र थी, जिंदगी में क्या करूं मैं? तो मेरे दोस्त याद रख लेना, जलालुद्दीन खिलजी 70 साल का राजा बना है। अब्राहम लिंकन की पूरी जिंदगी चली गई, बुजुर्ग अवस्था में आपका राष्ट्रपति बने।
जब आप लोग हुमायूं को पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी को जानोगे, शेरशाह सूरी 65 साल का राजा बना, दिल्ली का राजा, और सबसे मजबूत इन लोगों को खदेड़ा उसने, जो उस समय कोई नहीं खदेड़ पाया था। तो ध्यान से देखना, 70 साल की उम्र में प्यारे बच्चे ये गद्दी पर बैठता है। अब देखो, भाग्य इसके साथ हो गया नहीं हो गया, किसी ने सोचा था। इसीलिए जो अमीर खुसरो है एक बच्चा कह रहा, सर जी दिल्ली की गद्दी मेरे हाथों में होनी चाहिए थी, बेटा मारे जाते तो। अमीर खुसरो ने, कहीं साइड में लिखना, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन को भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। किसने? जलालुद्दीन ने भाग्यवादी, मतलब भाग्य इसके साथ था, भाग्यवादी व्यक्ति कहा। इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी गद्दी पर आ गया, भाग्यवादी व्यक्ति कहा है, जिसके साथ भाग्य है। ठीक है। तो सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर कहां है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। तो इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। हु इज द मलिक छज्जू? ये मलिक छज्जू कौन है? इसी का गवर्नर था। ये जो राजा होता था, वैसा थोड़ी राजा हर जगह अपने घोड़े तुगलुक तुगलुक हर जगह देखता, उसके लिए वो गवर्नर रखते थे। जैसे आज सीएम होते हैं स्टेट में, ऊपर कौन है? पीएम। तो जो गवर्नर था इसका, वो था मलिक छज्जू। अब चूंकि ये दिल्ली में था, मलिक छज्जू इलाहाबाद में था। मलिक छज्जू ने बोला, यार बूढ़ा आदमी है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। बोला कि ये जो कड़ा और इलाहाबाद की जागीर है, मैं इसमें स्वतंत्र राजा हूं, मैं किसी जलालुद्दीन खिलजी के अधीन नहीं हूं। क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन खिलजी के अधीन नहीं है। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन को कर लेना इसको, जलालुद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। ठीक है। किसने विद्रोह किया? मलिक छज्जू ने। गद्दी पर है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो अपने खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, जो रिवोल्ट हुआ है, उसको जाकर के खुद नहीं दबा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे, इब्राहिम खाने खाना और अरकली खां। ये गद्दी पर नहीं आ पाए। कहते ना, राजा का बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम राजा बन जाओगे। तुम्हारे अंदर या किसी के भी अंदर पोटेंशियल है, माइंडसेट है राजा बनने का, तो राजा वही बनेगा जिसके अंदर वो ताकतें हैं। आपने देखा गुलाम वंश में जो अयोग्य थे वो गद्दी पर टिक ही नहीं पाए, आराम सहा, आराम में रह गया। रुकनुद्दीन फिरोज योग्यता नहीं थी तो रिप्लेस कर दिया रजिया सुल्तान ने। ऐसे ही इसके दो बेटे थे। ठीक है। अब इसका एक भतीजा भी है, ध्यान से देख लेना। कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी को, जो इसके बड़े भाई का बेटा था, क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? कड़ा की जो जागीर थी अलाउद्दीन खिलजी को दी। क्यों? अलाउद्दीन से इसने कहा कि जाओ, वो मलिक छज्जू जो मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, उस विद्रोह को, उस रिवोल्ट को तुम्हें दबाना होगा भतीजे। क्योंकि इनके भाई का लड़का था, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम है सिहाबुद्दीन मसूद। सिहाबुद्दीन मसूद का लड़का है। जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर अलाउद्दीन चल दिया कहां पर प्यारे बच्चे? दिल्ली से इलाहाबाद, और जाकर के ये विद्रोह क्या कर दिया? मलिक छज्जू को यहां जाकर के मारा और कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। दोनों के बीच का प्यार कितना है। जलालुद्दीन अपने भतीजे को, आप समझ रहे हो, अपने बेटों से ज्यादा अपने भतीजे को प्यार कर रहा है। बहुत प्यार करता था इसको। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी मतलब उसके अंदर खुद को बहुत बड़ा देखने की चाह है।
और ये उसने प्रूव करके दिखाया है, प्रूव करके कि जितने भी बाहरी शासक है, इसमें अगर हम बात करें सल्तनत काल में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर अगर किसी का शासन रहा तो वो इसी अलाउद्दीन खिलजी का रहा। इंटेलिजेंस से काम करेगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी हैं, पहले जलालुद्दीन खिलजी को खत्म कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी हैं अमीर खुसरो और हसन देहलवी। और अमीर खुसरो ऐसा नहीं है सिर्फ जलालुद्दीन के दरबार में रहेंगे, आगे जो भी शासक आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक ये दरबार में रहेंगे। यहां देखना ध्यान से, अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं ये जो सब लिखी हुई हैं। इसकी अमीर खुसरो की बुक है तुगलकनामा। आपको प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बताई थी, थम्स अप करें कि आप सब लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं, 3 बजे जो होता है। मिफ्ता उन फुतुहात, मिफ्ता उल फुतुहात, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपीहर और किरान उस सादेन। पिछले 4-5 दिन में मैं कई बार ये नाम ले चुका हूं। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी हैं अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो की बुक कौन कौन सी? क्या बोलोगे? नूर सिपीहर, मिफ्ता उल फुतू, किरान उस सादेन, तुगलकनामा, आशिका उल अनवर, खजाइन उल फुतू। ये जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो, इसका जन्म हुआ था 1253 में। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है अमीर खुसरो, जिसको हम बोलते हैं तोता ए हिंद। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। जन्म हुआ है प्यारे बच्चे 1253 में, 1253 ईस्वी। और जो मृत्यु हुई है, इनकी जो डेथ हुई, वो डेथ हुई बड़े कलाकार और बहुत योग्य व्यक्ति है 1325 ईस्वी में। अमीर खुसरो। जन्म स्थान कहाँ है? पटियाली। जन्म स्थान है इनका पटियाली में। क्या बोलते हैं? एटा यूपी में पड़ता है पटियाली। समझे ध्यान को। तो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो निजामुद्दीन औलिया थे, जो सूफी संत हैं। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। तो क्या ये दरबार में झांक के देखते थे? भैया नहीं। इसका मतलब है इनके समय पर 7 सुल्तान हुए हैं इनके जीवन के दौरान। इनके जीवन के दौरान 7 क्या हुए? सुल्तान हुए। अंकित यादव जी, लव यू टू। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कव्वाली, गजल, पहेली, सितार, तबला के जनक हैं। कभी भी पूछा जाए जो कव्वालियां इकट्ठे बैठ के गाते हैं, कव्वाली, गजल, गजलें जो बोली जाती हैं, जगजीत सिंह तुमने सुना हो कभी, पहेली, सितार, तबला के जनक हैं। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग किसने किया है? ये पहले कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। भैया खड़ी बोली क्या होती है? तो जो ये दिल्ली एनसीआर है, इसके आसपास में जो बोली जाती है, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, इधर पानीपत, सोनीपत तक, इधर बुलंदशहर आपका, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ठीक है, बागपत आपका, ऐसे ही हम देखें आपका समीपस्थ जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है, यहां पर जो बोली जाती है, समीपवर्ती जो जिले हैं अन्य प्रदेशों के, उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। तो दिक्कत, ध्यान से देखना। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने करवाई। हो भैया, आप तो कह रहे थे कि ये बहुत प्रेम करता था अपने भतीजे से, भतीजे ने मरवा दिया। भैया गद्दी यही होती है, गद्दी यही होती है, और ये अपनों को अपनों से दूर करती आई है। देखना, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, देवगिरी अभियान से आने के बाद, मतलब हत्या कब करी है? देवगिरी अभियान से आने के बाद। और वहां के शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? वहां के शासक थे आपका रामचंद्र देव।
ठीक है। वहां के शासक थे रामचंद्र देव। अब ये क्या कहानी हुई, समझे जरा ध्यान से। मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी को कहां नियुक्त किया था, तो आप कहेंगे भैया ये जो हमारा दिल्ली है, क्योंकि शासन करता था आपका कौन, जलालुद्दीन जो था, इसने अपना किलोखरी के किले में, कहां पर, किलोखरी के किले में अपना राज्याभिषेक कराया था। किलोखरी कहां है, दिल्ली में ही है। तो ये तो गद्दी पे बैठता था किलोखरी में। इसने कहां भेज दिया आपका, यहां आ गया अलाउद्दीन इसका भतीजा, जहां इसने मलिक छज्जू को जाकर के कंट्रोल किया। अब अलाउद्दीन के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस में एक चीज है कि ये दिल्ली की गद्दी पर मैं कैसे बैठूं। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए किसी सुल्तान से लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अब पैसा है नहीं, तो इस पैसे के लिए इसने पूछा यार पैसा कहां से आएगा। किसी ने बोला तुम दक्षिण में जाओ, दक्षिण में जाओ। रामचंद्र, क्या बोला मैंने, वहां के शासक रामचंद्र देव थे, देवगिरी। बोला तुम दक्षिण में जाओ, दक्षिण में। क्या बोलेंगे, ये आपका यहां है देवगिरी महाराष्ट्र में, देवगिरी महाराष्ट्र। और यहां कौन है, यहां थे चंद्रदेव। बोले पैसा वहां से लेके आओ, पैसा वहां से लेकर के आओ। और पैसा लेने के लिए चल दिया अलाउद्दीन खिलजी। अब क्योंकि ये हल्का शासक नहीं है चंद्रदेव, बहुत मजबूत शासक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इंटेलिजेंस से काम लिया। इंटेलिजेंस से काम ये लिया कि इसको ऐसा दिखा दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के पीछे और बहुत बड़ी सेना आ रही है, और बहुत लोग पीछे से आ रहे हैं, और इस किले को अब लूट लिया जाएगा। क्योंकि इसके चंद्रदेव के पड़ोसी राज्यों में भी विवाद चल रहा था, तो इसके भतीजे काफी सेना को लेकर के बाहर गए हुए थे। और जिस समय वो बाहर अपने अभियान से इसका भतीजा लौट के आ रहा था और दूर से देखा गया, तो इनको लगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मैसेज है कि बहुत सैनिक पीछे आ रहे हैं, तो उसको लगा ये तो सेना आ गई, तो इसने गेट खोल दिए। यहां से अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा पैसा लेकर के कहां जाता है, और चालू है। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के शासकों में बहुत चालू और चालाक शासक था। जब यहां तक गया ना, यहां तक, तो लोगों को पता नहीं चल जाता क्या कि अलाउद्दीन खिलजी अभियान के लिए जा रहा है, और राजा ने बोला नहीं, जलालुद्दीन से इसने पूछा नहीं है, तो ऐसे रोता हुआ गया, मेरे चाचा बहुत बेकार है, मेरे चाचा जलालुद्दीन बहुत गंदे आदमी है। तब लोगों ने पूछा अलाउद्दीन मतलब चाचा कैसे बेकार है यार, तुमको कड़ा की जागीर दी है, एक पूरी जागीर, कई सौ गांव होते थे जागीर में, 200 गांवों की जागीर, 300 गांव मिलके एक जागीर बनती थी। बोला नहीं मैं नौकरी करूंगा, राजा चंद्रदेव बहुत अच्छे, मैं उनके यहां जाकर के अब नौकरी करूंगा, ताकि रास्ते में कोई विद्रोह ना कर दे। बोला मैं भी, मेरे लोग भी अभी ये छोड़ के जा रहे हैं सब कुछ। यहां पहुंचा, पैसा इकट्ठा किया। कहते हैं कि जिंदगी में तुम जो कुछ करना चाहते हो ना, उसका ढोल मत पीटो। मैं ये कर दूंगा, मैं इस बार से जीडी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, फिर मैं आईपीएस बनूंगा, ये बनूंगा। अपने दोस्तों को तुम बहका रहे हो, मैं आईपीएस बनूंगा, मेरी गाड़ी इस तरह से आएगी, मैं ये करूंगा। नहीं, शांत रह के जो काम करना है उसकी एक बेहतरीन प्लानिंग करो। किसी से कहना नहीं है, ना किसी को बताना है तुम्हारी योजना क्या है। जो तुम बता दोगे वो योजना विफल हो जाएगी, वो कभी पूरी होती नहीं है। योजना पूरी वो होती है जिसको आप शांत रह के बनाते हैं। तो यहां पर देखना प्यारे बच्चे ध्यान से, ये जो अलाउद्दीन है, अब पैसा इसके पास है, वापस गया। जलालुद्दीन खिलजी को पता चल गया कि मेरा भतीजा बहुत सारा सोना लेकर के आया है, बहुत सारा सोना। भाग के जा रहा जलालुद्दीन, मेरा भतीजा बहुत सारा सोना लेके आया है। गुस्सा भी था उसको, मुझसे पूछे बगैर गया कैसे।
और एक्साइटमेंट में भी है, वो सोना कोई और लूट ना ले उससे, भाग के गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवा दिया जलालुद्दीन खिलजी को, एक खत। बोला चाचा जी, आपकी परमिशन के बगैर गया था, और मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल है कि चाचा जी मैंने आपसे पूछा नहीं, तो चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूं चाचा जी अकेले में। चाचा जी ने सोचा यार प्यार तो करता ही है बच्चे से। चाचा जी ने सोचा आज तो बेटा सोना भी मिलेगा और माफी भी मिलेगी। चाचा जी अकेले अपने सेना को छोड़ करके पहुंच गया खड़ा मानिकपुर। सोना कहाँ है, सोना कहाँ है? चाचा होश तो ले लो थोड़ा सा, सोने के चक्कर में पाले पागल हो रहे हो। हाँ? 70 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा, तो अभी उम्र कितनी हो चुकी है? 76 साल, 76। 76 साल की आदमी, इंटेलिजेंस बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, सोने के चक्कर में पागल है। अंगरक्षकों ने गर्दन काट दी जलालुद्दीन खिलजी की। ऐसे नहीं, मूवी की तरह नहीं, इसके अंगरक्षकों ने गर्दन काट दी। समझ रहे हो? अपने ही चाचा और चाचा की बेटी से ही कर ली शादी, जिसका नाम था चाचा की बेटी का, परीक्षा के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था आपका, क्या बोलोगे? मल्लिकाए जहां। मल्लिकाए जहां से इसने शादी कर ली, मतलब अपने चाचा की लड़की से शादी कर ली। और तुमने सुना ही होगा चाचा के नाम से मिर्जापुर का डायलॉग, चाचा का डायलॉग। चाचा का ये हाल हो गया। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आई? अमीर खुसरो, ये सब जो किस्सा है किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। मैंने बोला अमीर खुसरो के गुरु ओलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा, और खुद अमीर खुसरो के बारे में कभी पूछा जाए तो जो शिष्य है गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। तो भैया इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। ये सूफी संत थे, ये हालांकि अमीर खुसरो तो एक कवि रहे हैं, ये तो दरबारों में जाते थे, लेकिन निजामुद्दीन ओलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए, नेवर। बड़ा इनका मतलब वर्चस्व था। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में इनकी पॉपुलैरिटी कितनी हो जाएगी निजामुद्दीन ओलिया की, लेकिन ये कभी किसी राजा के दरबार में नहीं गए। बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की निजामुद्दीन ओलिया हमारे पास बैठे गद्दी पे, सूफी संत थे, प्रसिद्धि थी इनकी, लोग पूजा करते थे, पूजते थे इनको। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार पेशकश की कि निजामुद्दीन ओलिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। पर राजा था, उठवा तो सकता नहीं निजामुद्दीन ओलिया को, क्योंकि प्रसिद्धि ज्यादा, लोग नाराज हो जाएंगे, धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे, ताकत बचेगी नहीं अगर लोग ही नाराज हो गए तो, अपने लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी को खत भिजवाया कि मैं आपके पास मिलने जरूर आऊंगा। निजामुद्दीन ओलिया ने कहा मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, तुम एक दरवाजे से आओगे, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, आगे आगे चलेंगे। तो देवगिरी अभियान के समय शासक कौन था? रामचंद्र देव था। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया, और आप देखो कुल 30 वर्षों का आपका खिलजी वंश है, जिसमें से 20 वर्ष तो कौन है? वो अलाउद्दीन खिलजी है। क्या बोलोगे? वो कौन है? वो आपका कौन है बोलेंगे भैया? अकेले 20 वर्षों तक तो अलाउद्दीन खिलजी है। बचपन का नाम था अली गुरसाप्स। इसके नाम है, अन्य नाम है द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, मतलब सबसे बड़े क्षेत्रफल को जीतने वाला सिकंदर ए सानी। जैसे इसकी पत्नी ने कहा, देखिए तुमने मूवी नहीं देखी है, डायलॉग है, मतलब मूवी को हालांकि मैं मानता नहीं, लेकिन फिर वो एंटरटेन के लिए। क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। तो बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग है, ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो बात अलग है। इसी को हम बोलते हैं युग का विजेता, अमीर उल मोमदीन, जनता का चरवाहा। ये भी नोट करना, जनता का चरवाहा, युग का विजेता। युग का विजेता तो लिखा हुआ है, सॉरी,
जनता का चरवाहा। इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया वो कराया है लाल महल में। लाल महल जिसको बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था लाल महल को? बलबन ने। एक बच्चा कह रहा भैया डाक प्रथा इसी ने शुरू की थी, कोई कुछ कह रहा है इसकी ऊपर कोहिनूर किसके पास था गुरुजी। बोलते रहो बेटा कुछ भी, मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख। अपने माथे पे लिखवाओ। यहाँ वो आता है ना मेले में जो गुदवाता है, जैसे मेरे हाथ पे ओम लिखा हुआ, ऐसा अपने माथे पे तुम मूर्ख लिखवाओ। क्या मतलब पड़ा है तुमको? जब चैप्टर खत्म हो तब सोचना, क्या हमको पता नहीं चला, ऐसा क्या हमको और जानना चाहिए था, उसके बारे में फिर रिसर्च करना। मूर्खों बीच में कमेंट नहीं करते हैं, अभी चैप्टर चल रहा है, आगे आएंगे। राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में हुआ है। ये 22 अक्टूबर 1296 को गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगे। अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है वो उसके 4 सेनापतियों ने किए हैं हमेशा। कितने सेनापति? उसके 4 सेनापति हैं। 4 सेनापति में भैया आप क्लास शुरू करते समय हाथ ना जोड़े नहीं मेरे दोस्त, मैं हमेशा जोड़ूंगा। आप ही की वजह से मैं हूं। बेशक एक अध्यापक और शिष्य का एक अलग रिश्ता होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी जिंदगी की जो भी परिभाषा है वो तुमसे है, और तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। ये भी एक सत्य है। अगर हम तुम्हारे लिए भगवान है तो मेरे दोस्त मेरे लिए तुम भगवान हो, और तुम हमेशा रहोगे, ऑलवेज। ध्यान से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, 4 सेनापति हैं। 4 सेनापति, क्या भैया इसको विश्व का सुल्तान भी कहते थे? हाँ जी बबलू, बिल्कुल कहते थे भाई। 4 सेनापति हैं इसके। उलूग खां उत्तर भारत पर विजय के लिए, और नुसरत खां ये भी उत्तर भारत पर विजय के लिए था। जफर खान ने मंगोलों पर विजय पाई है। और पूछते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण विजय है उसका श्रेय उसके किस सेनापति को जाता है? मलिक काफूर को जाता है। तो क्या बोलोगे? नॉर्थ के लिए तो उलूग खां और नुसरत खां हो गए। साउथ की जो जीत इसने की है वो मलिक काफूर की हेल्प से की, और जो बाह्य आक्रमण हुए, जो मंगोल विजय इसने की है, वो जफर खां की हेल्प से की। 4 सेनापति हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत पर जो विजय हुई है उन पर। उत्तर भारत और दक्षिण भारत तो आप समझते हैं ना, जो आपका मध्य प्रदेश है इसके नीचे ये दक्षिण का भाग और इधर आपका उत्तर भारत का भाग। ठीक है, तो उत्तर भारत की जो जीत है, गद्दी पर बैठा 1296 में, 1296 में गद्दी पर बैठा था। अगले ही साल गुजरात पर अभियान किया। किस पर? ये गुजरात पर। राजा कर्णदेव को हराया। वहां के शासक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा कर्णदेव थे। और उनकी पत्नी, क्या बोलेंगे? उनकी पत्नी कमला देवी, जिनका नाम कई जगह विमला देवी भी आपको मिलेगा, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, विमला देवी से शादी कर ली। अब सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं जो अपनी अस्मिता के लिए जान दे दे। हिंदुस्तान का वीरांगनाओं का, वीर महिलाओं का, जो वीरांगनाएं हमारी हुई हैं, इनका एक इतिहास रहा है। लेकिन कमला देवी ने शादी कर ली किससे? अलाउद्दीन खिलजी की। यहां से ही मलिक काफूर 1000 दिनारी को खरीदा। इंपॉर्टेंट बात है, मलिक काफूर को बोलते हैं 1000 दिनार, यानी 1000 दिनार देकर के इसको खरीदा गया। तो बहुत बार पूछा जाएगा ये जो 1000 दिनारी था, इसको पहली बात तो किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को। कौन से अभियान से लाया गया? गुजरात अभियान से। इस गुजरात अभियान में किसकी जीत हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की। मुझे बताएं, एक बार मैं जानना चाहूंगा आप बच्चों से, मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर कभी राजा बना था या नहीं बना था, या सिर्फ सेनापति ही रहा? यस और नो? नेक्स्ट।
दूसरा अभियान 1297 के बाद में इसने किया रणथंबोर, यानी गुजरात वाले क्षेत्र को जीतने के बाद में ये फिर आ गया आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में। क्योंकि ये लोग क्या थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1299 में, तो 1299 में रणथंबोर के जो शासक हैं हमीर चौहान, इन्होंने मंगोलों को शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्राचार किया, लेटर वगैरह लिखे और बोला कि ये जो मंगोलों को तुमने शरण दी है, इनको हमारे अधीन कर दो। हमीर चौहान ने मना कर दिया, बोले हमारे यहां अतिथि है। भैया दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था। बहुत सारे बच्चों का, ज्यादातर का नो आ रहा है, आधे बच्चों का यस भी आ रहा है। मतलब आपको भी पता नहीं है तो आज जान जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है तुम्हें इतिहास के बारे में ना के बराबर जानकारी है, जान जाओगे क्लासेस खत्म होते होते। हमीर चौहान, हमीर चौहान की पत्नी थी रंग देवी, और रंग देवी ने जौहर कर लिया। जौहर का क्या मतलब है? बोले हिंदुस्तान में स्त्री को क्या बोला गया? पतिव्रता नारी। मां सीता से शुरू होता है ये इतिहास, और आज भी हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में चलता है। पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर का हम शिकार नहीं है। हमारे यहां आज भी महिलाएं अपने पति को देवता समझती हैं। जो अच्छी महिलाएं हैं, जो गुणी महिलाएं हैं, अवगुणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही जो गुणी पुरुष है वो अपनी पत्नी को आज भी देवी समझते हैं। अवगुणी पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है मुंह उठा करके आज किसी से बात, कल किसी से बात, शादी हो गई तब किसी से बात। मतलब ये अवगुण है जिनके बारे में बोलना भी बेकार है। तो हमीर चौहान की पत्नी ने कर लिया जौहर। जौहर का क्या मतलब है? खुद को आग के हवाले कर देना। खुद को आग के हवाले कर दिया। बोले पति जिंदा नहीं रहे ना, ये लेके जाएगा ना अलाउद्दीन खिलजी। विमला देवी की तरह नहीं किया। क्या बोलेंगे? हमीर चौहान। लेकिन भैया यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, रणमल ने धोखा दिया था। ये हमेशा से अपने रहे धोखा देने वाले। यहां पर भी दो हैं, रणमल और रतिपाल। कैसे भैया? हमीर चौहान यार बहुत पावरफुल शासक, अलाउद्दीन खिलजी के बस में नहीं था कि इनको हरा पाए, वो ताकत ही नहीं थी। ये तो हमेशा अपने लोग गद्दार रहे। ये जो रणथंबोर में पहले भेजा इसने, बोला पहले भेजा किसको? नुसरत खान को, उलूग खान को। ये दो थे ना उत्तर भारत के लिए। नुसरत खान की इस अभियान में मौत हो गई। उलूग खान इसमें पराजित हुआ। पहले चरण में क्या हो गया था? ये पराजित हुआ था, हार गया था। अब देखो समझो, दिनार क्या है भैया? धनंजय कुमार कह रहे बेटा गुप्त वंश में पढ़ाया है, वहां पढ़ो जाकर के, गुप्त वंश की सारी क्लास करो, तब आपको पता चलेगा दिनार क्या होता है। बीच बीच में क्लास करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, हमेशा क्रम से पढ़ो। नुसरत खां की मौत हो गई, उलूग खां पराजित हो गया। तो जीत किसकी थी? हमीर चौहान की। बड़े मतलब वीर शासक है हमारे, चौहान वंश से, चौहान वंश से संबंध रखने वाले, एक इतिहास है इनका। अब ये रणमल और रतिपाल, समझना, तुम दुनिया में जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करोगे ना, तो ये संभव है कि धोखा वहां से मिले। धोखा कहीं से मिल सकता है, लेकिन वो धोखा ज्यादा दुख पहुंचाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को देखा कि ये जीत नहीं पाएगा, तो इसने संधि का प्रस्ताव भेजा, संधि कर लेते हैं। और हमीर चौहान जी ने अपनी तरफ से ये लोग भेजे, लेकिन इन्होंने संधि की शर्तों को उल्टा करके राजा को बताया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच दे दिया कि ये रणथंबोर अगर मैं जीत जाऊंगा ना, तुम क्या करते हो, छोटे से सैनिक को गवर्नर बनाऊंगा, इस रणथंबोर से जितना भी पैसा, जितना भी टैक्स आएगा वो तुम ही को मिलेगा। आगे लालच में, लालच बुरी बला। क्या बोलते हैं?
जाकर के हमीर चौहान से बोले कि ये अलाउद्दीन खिलजी से संधि मत करना, बहुत नालायक आदमी आपकी लड़की को उठाने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि हमीर चौहान को हरा करके उसकी लड़की को बंदी बनाकर यहां से ले जाऊंगा। तो मतलब बातें मैन्युपुलेट कर दी। अब हिंदुस्तान का खून है, खौल गया बेटी के नाम पे, बोले युद्ध होगा। लेकिन युद्ध कैसे लड़े? ये जो सेनापति है ये ही बिकाऊ हो गए हैं, तो सेना युद्ध लड़ ही नहीं पाई। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। आगे चित्तौड़गढ़ का अभियान तीसरा है। तीसरा घराना, बड़ा घराना, पूजनीय घराना चित्तौड़गढ़, ये हमारे हिंदुस्तान के घराने हैं। ये मैसेज तुमको पता है क्यों दिया जा रहा है? कि गद्दार हैं देश में, आक्रमणकारी हैं देश में, लेकिन आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं, आप किसके बहकावे में आते हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाता है दोस्त। तो नेशन इज फर्स्ट, देश पहले है। चित्तौड़गढ़ में यहां पर ये राजपूत राजा राणा रतन सिंह, महान राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पत्नी इनकी पहली पत्नी है, ये थी इनकी पहली पत्नी नागमती। दूसरी पत्नी है इनकी पद्मिनी। और पद्मिनी ने क्या किया था इस चित्तौड़गढ़ के अभियान में? जौहर किया था इन्होंने भी, खुद को आग के हवाले। इनके ऊपर जो लिखी गई पुस्तक है, यानी राणा रतन सिंह, नागमती और पद्मिनी जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। और किसने लिखी है? जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है भैया जी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। 1540 में लिखी थी, 1540 में, मतलब बहुत बाद में लिखी गई है। तो बहुत सारे प्रसंगों को यह माना जाता है कि कोई रचना अगर 200 साल बाद होगी, 1300 से मतलब लगभग 200-250 वर्ष ही हो गए, तो उसमें कुछ अंतर आ जाएगा। ये उस समय की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। देखेंगे ध्यान से। राणा रतन सिंह के ही दो सेनापति हैं, गोरा और बादल, मतलब बादल भतीजा है, गोरा चाचा है, चाचा भतीजे हैं। और ये हिंदुस्तान का वो खून है जिनके बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। यह समझना, चित्तौड़गढ़ के अभियान में फिर से जीत हुई है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के सामने सैनेरियो किसका है? आपका राणा रतन सिंह, उनके दो सेनापति हैं। क्या भैया ये क्यों हार गए जब आप इतने इतने महान बता रहे हैं? फिर से एक गद्दार, और उस गद्दार का नाम आप मुझे बता सकते हैं? उस गद्दार का क्या नाम है? बोले भाई। ये जो गद्दार है आपका, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के समय पर गद्दारी की, ये कौन है? तो याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिल गया राघव चेतन। राघव चेतन गद्दार है एक यहां पर। क्यों? क्योंकि ये काला जादू करता था। और काला जादू, ये कहते थे राणा रतन सिंह जी हमारे राज्य में बड़े जनता के प्रिय शासक थे, बोले ये यहां नहीं चलेगा। बाद में रानी पद्मिनी के कहने से इनको राज्य से निकाल दिया गया, राघव चेतन को। राघव चेतन बड़ा चालाक था। अलाउद्दीन खिलजी जहां शिकार खेलने जाता था, वहां जाकर के ये संगीत बांसुरी को बजाने लगा। ये जानता था, इस बात में कलाकार था। इसे पता था अलाउद्दीन खिलजी किसी दिन नजर पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी के कानों में आवाज पड़ी तो राघव चेतन को बुला लिया, बड़ा सम्मान किया। राघव चेतन ने कहा, महाराज जैसे आप है ना, आपके साथ में रानी पद्मिनी को होना चाहिए। उसने बोला रानी पद्मिनी कौन है? तब उसने सुंदरता का जो वर्णन किया है, तो इसमें कहा गया है कि फिर वो मचल उठा रानी पद्मिनी के लिए, और उसने हजारों सारी ताकतें लगाई अपनी कि वो रानी पद्मिनी को पा सके, लेकिन नहीं पा पाया। तारीफ का बड़ा कोई ऐसे पुट करे तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे इनकी पत्नी नागमती थी पहले से, तो इन्होंने पद्मिनी, रानी पद्मिनी ये कहां की थी? ये सिंघल की थी। सिंघल हम बोलते हैं किसको? श्रीलंका को। तो ये श्रीलंका की थी। अब इनकी शादी कैसे हो गई? इनका भी प्रेम विवाह है रतन सिंह और पद्मिनी जी का। तो राणा रतन सिंह जब एक बार आपका यहां पर जिक्र आता है, एक अगर आप
पद्मावत के बारे में जानेंगे। एक हीरामन तोता है। तो हीरामन तोता कहता है जब राणा रतन सिंह तोते को देखते हैं कितनी सुंदर गर्दन, बोले नहीं, इससे सुंदर गर्दन तो रानी पद्मिनी की है जो सिंघल की है। उस तोते ने वहां पर बहुत तारीफ की है, हीरामन तोता। इसीलिए ये फिर नागमती को छोड़ करके चले गए रानी पद्मिनी के पास में। तो पद्मावत में एक खंड है आपका नागमती का वियोग वर्णन। नागमती को जब ये छोड़ के चले गए तो नागमती वियोग में हो गई। कोई दिक्कत? बोलेंगे आराम से, कोई परेशानी? बोलेंगे। हाँ, यही प्यारे बच्चे आपका बोलेंगे एक बार। कोई दिक्कत? हाँ, दामोदर कवि के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम दामोदर कवि बोलते हैं। इसी की जो प्रसिद्धि है वो दामोदर कवि के नाम से है, दामोदर कवि। ठीक है। हाँ, तो समझ रहे, यहां जो तारीफ करता है वो अलेक्जेंडर पैरट यानी कि हीरामन तोता करता है। यहां तारीफ किसने कर दी? दामोदर कवि ने कर दी। अब दो सेनापति हैं, गोरा और बादल, जो उस समय क्या बोलते हैं, किसी मतभेद के चलते हुए राज्य में नहीं थे। तो अलाउद्दीन खिलजी आया। उसमें बहुत सारी कहानी है कि अलाउद्दीन खिलजी बोले कि रानी पद्मिनी को थोड़ा सा दिखाने के लिए तैयार हो गए कि शीशे में दिखाएंगे। झूठी कहानी है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान का कोई राजा अपनी पत्नी को किसी राजा को दिखाने को तैयार हो जाएगा? गर्दन काट दी जाएगी। नहीं, संभव ही नहीं है, झूठी कहानी है। जो आपको मूवी में दिखाया गया है असत्य है। तो क्या बोलते हैं कि जब ये आया, इसने अपना शिविर डाला, तो इसने राणा रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। गोरा बादल उस समय थे नहीं, तो गोरा बादल को पत्र लिखा किसने? आपका रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने बोला कि उनको बताओ कि महाराज कैद में है, महाराज कैद में है। और महाराज कैद में है तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया कि हम अभी जीवित हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। तो इन्होंने डोलियां सजवाई, बोले अलाउद्दीन खिलजी को बोलो कि रानी पद्मिनी आने को तैयार हैं, अपनी सखियों के साथ आएंगे। और कैद में कौन है? रतन सिंह है अलाउद्दीन खिलजी की। तो 700 डोली तैयार करी गई। 4 राजपूत सैनिक उनको उठा करके जा रहे थे, यानी कुल 2800 सैनिक पहुंचे। पूरा बादल लीड कर रहे थे। बड़े मतलब वहां से राणा रतन सिंह जी को लेकर के आए वापस। बड़ा किस्सा है। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निसरा छूटा था। ये बड़े मतलब बचा करके लाए। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, तो बोलते हैं कि इनकी मौत हो गई थी। किनकी? राणा रतन सिंह जी की, पहले अभियान से पहले ही बीमारी के चलते हुए घायल अवस्था में थे। रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। नेक्स्ट। अब आते हैं, दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अब फटाफट से बोले, मलिक काफूर को किस अभियान से? मलिक काफूर को किस अभियान से लाया गया था? तो दक्षिण विजय का जो पहला अभियान है वो देवगिरी पे हुआ 1296 में। मैंने बोला यहां से सोना लूट करके लाया। यहां शासक कौन है? रामचंद्र देव थे। लेकिन याद रख लेना, ये अभियान इसने स्वयं किया है, क्योंकि अब तक मलिक काफूर नहीं था। मलिक काफूर आया है 1297 में गुजरात अभियान के दौरान। तो 1296 का अभियान किसने किया? देवगिरी अभियान स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बढ़िया, गुजरात गुजरात। तो दूसरा अभियान इसका है तेलंगाना वारंगल में, प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ 1309। बहुत पूछा जाता है, वारंगल मतलब राजधानी है ये। और प्रताप रुद्रदेव से ही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को मिला। अपना एक इतिहास है कोहिनूर हीरे का भी, आज ब्रिटेन की महारानी के पास में, किसी दिन सुनाऊंगा। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे पढ़ाऊंगा। ये डलहौजी को बताऊंगा डलहौजी ने कैसे चाल चल के हिंदुस्तान से हीरा पहुंच पाया। और तब मैं बताऊंगा महाभारत काल से ये आपका जामवंत के पास से भगवान श्री कृष्ण के पास से होते हुए, कैसे मुगल काल से होते हुए, कैसे राजा रणजीत सिंह तक, और तब ब्रिटेन पहुंचा।
होयसल जिसकी राजधानी बहुत एसएससी पूछता है द्वार समुद्रम है, ये क्या है, कैपिटल है। और वीर बल्लाल 1310 में दक्षिण में होयसल को जीता, और 1311 में क्या बोलोगे, सुंदर और वीर पांडे, ये दो भाई शासन करते थे, पांड्य वंश को जीता। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो ये 4 विजय हैं दक्षिण की जो पूछी जाती है। सर जायसी ने पद्मावत तो 1540 में 200 साल बाद लिखा, क्या वो सत्य ही लिखा होगा? मैं कब कह रहा हूं सत्य लिखा होगा, मैं तो खुद डिनाई किया है। यादव जी यूपी 27 वालों, चलो आगे आएंगे। सत्यता के बारे में परीक्षण आप रिसर्च करना जब आपके पास समय हो जाए, ठीक है। भैया तोते की भाषा कैसे समझे, ये मुझे भी नहीं पता भाई। तोता बोलता है। सर कोहिनूर हीरा क्या गोलकुंडा की खान से निकला था? लक्ष्मीकांत राजपूत कह रहे हैं हाँ भैया, यहीं से निकला था, गोलकुंडा की खान से। उसका इतिहास मैंने बोला ना, जितना मैं बोला करूं तुम उतने पर रुक जाया करो, ठीक है, बोला है तो बताऊंगा। अलाउद्दीन के कार्य, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार में नियंत्रण लाया, बोला सामान को कोई महंगा सस्ता बेचता है, बाजार के नियमों का पालन नहीं करेगा, अनाज मंडी इसने लगवाई, बोला एक रूल रेगुलेशन से चलना होगा, कठोर नियम इसने बनाए। इकता प्रथा खत्म कर दी, मैंने बोला बलबन ने तो पुरानी इकता खत्म करके नगद वेतन दिया था, इसने सारी इकता प्रथा को खत्म कर दिया। इकता मतलब, बोले फटाफट से, इकता का अर्थ क्या होता है, जमीन का टुकड़ा। अब बोलो इकता प्रथा किसने शुरू की थी? इकता प्रथा किसने शुरू की थी? आप कहेंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। इकता खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया, और इसने अपने सैनिकों पर, देखो इसकी सेना ने इतना बड़ा अभियान किया है, पूरे भारतवर्ष में सल्तनत काल का सबसे बड़ा क्षेत्र इसका था, इसने सेना का ख्याल भी उतना ही रखा है। इसने सेना का ख्याल इतना रखा, इसने बोला क्या इकते से क्या होता है, किसी के परिवार में 5 सदस्य हैं तो किसी के घर में 20 सदस्य भी हैं, मेरे सैनिक मेरी ड्यूटीज बनती हैं, मेरे लिए अभियान करते हैं, इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो जितने लोग थे उसके हिसाब से इसने वेतन दिया, ज्यादा लोग तो ज्यादा वेतन। सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया, किसका, सैनिक हुलिया, सैनिकों की पहचान। आज आप जब भर्ती होंगे तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपके शरीर की क्या पहचान है, आप कहेंगे कट ऑन द आईब्रो, मोल ऑन द राइट साइड ऑफ नेक, जैसे मैं बोल दूंगी हाँ मेरे मस्सा एक मोल है, ये पहचान है। ऐसे सैनिकों का हुलिया किसने सबसे पहले लिखवाना शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ों पर निशान लगा दिया इसने, ऐसे गर्म बर्तन करके और घोड़ों पर निशान लगा दिया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, घोड़े जो युद्ध के घोड़े वो मजबूत होने चाहिए। इसने बोला जिस घोड़े पर दाग है से कोई सवारी नहीं करेगा, क्योंकि लोग क्या करते थे, घोड़े को लिया, तांगा जोड़ा और 10 रुपए सवारी में चक्कर भी मार दिया। पहले तो 10 रुपए सवारी नहीं होगी, तुगड़ुक तुगड़ुक 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, लेडीज सवारी पहले, समझ रहे हैं? तो भैया ये इसने इसलिए किया कि अगर किसी घोड़े पर दाग लगा हुआ है, वो युद्ध का घोड़ा है, उसको कहीं किराए में चलते हुए देख लिया ना, क्योंकि घोड़ा फिर कमजोर हो जाएगा ना, सवारियों को ढोके, घोड़े की मालिश वालिश करके उसको युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए। भू राजस्व, जमीन से जो पैदावार होती थी उसको ये 1/2 50% लेता था। कितना? 50%। खुम्स कर, जो लोग लूट करके लेके आते थे, मान के चलो लुटेरे को ये क्यों पैसा देता था, तो लूट अपने राज्य में नहीं, पड़ोसी राज्यों से कोई लूट करके लाएगा तो जो लुटेरे हैं उनको समर्थन ये करेगा, लेकिन क्योंकि पड़ोसी राज्य फिर कमजोर होगा ना उस लूट से, तो पड़ोसी राज्य को कमजोर करने के लिए लूट करवाते थे, लेकिन उसका 4/5 यानी 80%। जानते हो 4/5 80 होता है? कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक बच्चे का देखा, एक फोटो भेज के कह रहा भाटी सर प्लीज हमारे साथ मजाक मत करो, सवाल में कहीं भी 800 मीटर नहीं दिया हुआ है। अरे तू कैसे भर्ती हो जाएगा यार, जब तुम्हें 4/5 का अर्थ नहीं पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और /5 होगा, और तुम ये नहीं निकाल सकते, और तुम सरकार की 50,000 रुपए, एक सैनिक पर सरकार आपको वेतन इतना देगी, लेकिन आपके रखरखाव पर सरकार 2 लाख रुपए खर्च करती है हर महीने, क्यों दे वही सरकार तुमको?
क्यों दे सरकार तुमको? तो उसको मिलेगी ना नौकरी जिसमें पोटेंशियल होगा। फ्री में लेना चाह रहे हो नौकरी? क्या बोलेंगे? लूट की पॉलिसी। दान की भूमि को खालसा इसी के समय कहा गया। जो भूमि दान में जाती थी उसको खालसा कहते थे। ये और कह रहा भाटी सर हमारी जिंदगी के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? 800 मीटर तो कहीं सवाल में है ही नहीं। सॉल्यूशन में 800 मीटर कहां से ले लिया आपने? पढ़ मत। जब तो छठी क्लास में जब घर के कह रहे थे ना पढ़ ले जाके, 9वीं में घर के ना हाथ जोड़े, भैया पढ़ लो प्लीज, आपकी जिंदगी का सवाल है। घर वालों को ये मूर्ख समझ रहे थे। तब पबजी खेल रहे थे ये सब, तब दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे थे, तब ये साइकिल किसी के पीछे घुमा रहे थे, तब ये वो सब कुछ कर रहे थे जो इनको दूर ले जा रहा था। अब ये 2 महीने में इन मूर्खों को कुछ पता नहीं है, तो ये सोचते 2 महीने में ये RWA वालों को इन्होंने 700 रुपए दे दिए हैं, 800 इनको खरीद लो, इनकी गर्दन पकड़ लो, इनको लटकाओ किसी चौराहे पर ले जाकर के। आगे आएंगे। सर आपने 2000 लिख दिया, कहां पे 2000 लिख दिया? अच्छा यहां पर, अरे 200 यार, फिर लिखे पर जा रहे हो, ये भी तुम्हारी मूर्खता का परिचय है। ऐसे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, 800 लेके आना है। जो क्या बोलेंगे यहां पर? कुछ विभाग दीवाने विजारत। और मेरा चल सकता है यार, मैं हिंदी का अध्यापक हूं, मेरा गणित बहुत कमजोर है, लेकिन तुम्हारे तो परीक्षा में गणित आना है। दीवान ए विजारत। भैया जो इस टाइम पबजी नहीं था, अरे अभी पिछले साल तो था, पिछले साल तो खेल रहे थे तुम पबजी। चलो ये तुमको ऐसी हड़का देता हूं मैं तुमको बीच बीच में, तुम्हें चांटे लगनी चाहिए ना पढ़ने वालों में। इसके कुछ विभाग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलजी ने जो दीवान विजारत बनाया वो एक वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवान ए आरिज बनाया जो एक सैन्य विभाग था, सेना को कंट्रोल करने के लिए। दीवान ए रसालत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए रसालत क्या था? एक विदेश विभाग था। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण के लिए बनाया था। मापतोल के अधिकारी को, जो बाजार में देखता था कि सही नापतोल हो रही है या नहीं हो रही है, उस अधिकारी को नाजिर कहा जाता था। ठीक है, और भैया कल की क्लास हमारी यहीं से शुरू होगी। ठीक है भैया, जोहर और सती प्रथा में क्या अंतर होता है? जोहर में ये अपनी सखी सहेलियों के साथ प्यारे बच्चे खुद को आग में प्रवेश कर देती थी। सती में था कि पति की मौत पर उसी की चिता पर बैठकर अकेले जलना, अकेले, ये सती प्रथा थी। भैया हम तो आप पर भरोसा करते हैं, तो क्या आप हमें धोखा तो नहीं दोगे? अवधेश मौर्य जी कह रहे हैं हाँ धोखे से मैं तुम्हारा खेत लिखवा लूंगा, धोखा तो नहीं दोगे? ऐसा धोखा दे सकता हूं मैं तुम्हें? तुम बताओ। यही धोखा ना कि मैं आपकी क्लासेस में छुट्टियां करने लग जाऊं, आपको बेमतलब का कंटेंट छोड़ 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 के पढ़ाने लग जाऊं। यही इस तरह का धोखा मैं दोस्त कभी नहीं दूंगा। मैं हमेशा हर बैच में प्रयास करता हूं कि मैं पिछले से ज्यादा बेहतर आपके लिए कर पाऊं। खाकी बैच के कुछ स्टूडेंट होंगे, उनके नोट्स आप देखोगे, वो बच्चे देख पा रहे होंगे कि अपडेटेड नोट्स हैं। उन बच्चों को समझ रहे होंगे कि भैया हर बैच के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी ही शुरुआत होती है। तुम लोग आज नहीं समझ पा रहे हो कुछ, तो तुमको इसके लिए मेहनत करनी होगी। जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बहुत हल्का, शायद मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं उसी इतिहास को आज लगभग सभी बैचेस में लगभग 20वीं बार पढ़ा रहा हूं, तो मेरी चीजें सारी फिंगर टिप्स है, आपकी भी हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। उम्मीद करूंगा क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग बता सकते हैं कि कोई डाउट हो, कोई भी आपका, बस क्लास को आप शांत करें, डाउट वहां भेजें, और हमेशा मुझे टैग करके डाउट पूछे। अच्छा डाउट पूछोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं फोटो के बारे में, कुछ कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है मॉक टेस्ट फलाना ये लिख रहा। क्लास से संबंधित डाउट पूछे और मुझको टैग करें। कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट, तो जवाब दूंगा मैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, और कभी ये ना माने कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। मैं तुमको ऐसे प्यार से हड़का देता हूं ताकि तुम पढ़ो, क्योंकि दोस्त अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो शायद तुम इस बात को कभी और जानोगे कि भैया सही कहते थे, मम्मी पापा सही कहते थे, सब लोग शायद सही कहते थे, क्योंकि अध्ययन प्राथमिक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं दुनिया में सबसे बड़ी जीत इसी से हो सकती है। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।